तक आपने सुना? उसने उन सब से कहा, क्या तुम सबने टेरेस चेक किया? राघव ने अचानक से कहा, अरे हाँ, हमने पूरी कॉलेज छान मारी पर अभी तक हमने टेरेस नहीं देखा है, चलो जाकर देखते हैं। जब वो सब टेरेस पर पहुंचे तब वहां का नजारा देखकर हैरान रहे गए। अब आगे। वैधी फंसे पर जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। इस वक्त वैधी के होठों के किनारे से खून बह रहा था, उसके चेहरे पर लाल थप्पड़ों के निशान थे, उसके हाथों और पैरों से भी खून निकल रहा था। वैधी की हालत देखकर तो नीति और मीरा की आंखों में आंसू आ गए थे। नीति ने उसका सर अपनी गोद में ले लिया और उसके गालों को थपथपाते हुए बोली, है वैधी, उठो ना, होश में आव। तभी उसने अपने हाथों में कुछ गिलासा महसूस किया। उसने वैधी के सर के नीचे से अपना हाथ निकालकर देखा और नीति की आंखें बड़ी हो गई। मीरा ने ये देखकर हकलाते हुए कहा, ख ख खून। वेदांत जल्दी से उन दोनों के पास आया, उसने वैधी को जल्दी से अपने गोद में उठा लिया और वहां से निकल गया। कुछ ही देर में हॉस्पिटल। कुछ घंटों बाद वो सब आईसीयू वार्ड के बाहर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। वेदांत की आंखें इस वक्त नम थी, तुषार उसे संभाल रहा था। वहीं नीति और मीरा को आदि और राघव दिलासा दे रहे थे। तुषार ने नीति और मीरा के पास आकर धीमी आवाज में कहा, क्या तुम दोनों वैधी के पेरेंट्स के बारे में जानती हो? आई थिंक हमें उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नीति और मीरा ने जब ये सुना तो वह दोनों एक दूसरे को देखने लगी। नीति ने उसकी बात सुनकर हकलाते हुए कहा, अनाथ है। उसने हैरानी से कहा, वो अनाथ है? मीरा ने हाँ में सर हिलाते हुए हाँ कहा। तुषार ने कुछ नहीं कहा और वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मीरा और नीति ने आईसीयू वार्ड की ओर अपनी नजरें घुमाई तो उनकी आंखों के सामने वैधी की जख्मी हालत आ गई, जिससे याद करते ही उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वही वेदांत के मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर वैधी की ऐसी हालत की किसने। उसने साइड में जाकर राजू को कॉल लगाया। राजू ने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। उसने कहा, हेलो बॉस। वेदांत ने कॉल टोन में कहा, राजू अभी के अभी कॉलेज जाओ और वहां की सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। राजू ने उसकी बात सुनकर कहा, यस बॉस। वेदांत कॉल कट करने ही वाला था कि राजू ने कहा, बॉस उसने कहा, बॉस मिस वैधी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ये सुनकर उसने बोसी टोन में कहा, ठीक है, कल मेरे ऑफिस के टेबल पर वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। राजू ने कहा, यस बॉस। वेदांत ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के कुछ वक्त बाद डॉक्टर आईसीयू वार्ड के बाहर आए। वेदांत ने घबराते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर हाउ इज सी? डॉक्टर ने कहा, सी इज फाइन मिस्टर वेदांत, उन्हें कल तक होश आ जाएगा, अभी वो बेहोश है। वेदांत ने हमें सर हिला दिया। नीति और मीरा ने ये सुना तो दोनों ने ही एक दूसरे को हग कर लिया। मीरा ने हल्की स्माइल के साथ कहा, थैंक गॉड वो ठीक है। नीति ने कुछ सोचते हुए कहा, आखिर वैधी की ऐसी हालत हुई कैसे? जहाँ तक मुझे याद है कि आज तक वैधी बेवजह कॉलेज में किसी के साथ नहीं उलझी है और उसे तो कोई नापसंद भी नहीं कर सकता, फिर ऐसी हालत? ये सारे सवाल तो सबके माइंड में थे, पर अभी जब तक वैधी होश में न आए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता था, जिस वजह से सब वैधी के होश में आने का इंतजार करने लगे। नीति ने मीरा के कान में घिरे से कहा, कहीं उन लोगों ने तो नहीं वैधी को? मीरा ने घबराते हुए उसे देखकर कहा, नहीं, वो लोग कैसे हो सकते हैं जबकि वैधी उन सब से काफी दूर है। अगर वो लोग होते भी तो वह वैधी को उठाकर अपने साथ ले जाते, उसे ऐसे मारकर टेरेस पर नहीं छोड़त। उसकी ये बात मीरा को भी सही लगी, पर वह दोनों अंदर ही अंदर किसी बात को लिए हुए घबरा रही थी। वेदांत इस वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर की लास्ट खिड़की पर खड़ा था। इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी, वह एकटक चांद को देख रहा था। वो कुछ सोच रहा था। तभी उसके फोन पर राजू का कॉल आया। उसने कॉल पिक करके कोल्ड वॉइस में कहा, हाँ बोलो। राजू ने कहा, बॉस, मैंने आपको सीसीटीवी फुटेज व्हाट्सएप पर भेजी हैं। वेदांत ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, उसने कॉल कट कर दिया। वो व्हाट्सएप ओपन करके राजू की भेजी हुई फुटेज देखने लगा, तभी वहां तुषार भी आ गया। उसने वो वीडियो देखते हुए हैरानी से कहा, वो दोनों जैसे जैसे वीडियो को देख रहे थे उनकी आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। अगले दिन वैधी को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वैधी को होश आ गया था। वैधी की हालत देखकर उन सब ने कुछ पूछना इस वक्त सही नहीं समझा, क्योंकि वैधी इस वक्त थोड़ा डरी हुई थी।
उसके माथे और हाथ पैरों पर जहाँ चोट लगी हुई थी वहाँ डॉक्टर्स ने पट्टी की हुई थी। नीति ने उसके सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, कैसा लग रहा है वैदी? वैदी ने ये सुना तो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, ठीक लग रहा है। तभी उसकी नज़र वार्ड के अंदर खड़े लड़कों पर भी चली गई। जब उसने वेदांत को देखा तो उसे वो सब फिर से याद आने लगा जो टेरेस पर उसके साथ हुआ था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मीरा ने ये देखा तो उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, वैदी ज्यादा दगा हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। वैदेही ने ये सुना तो नामे अपना सर हिला दिया। वही वेदांत ने गुस्से में अपनी मूठियां बनाई हुई थी। उसे समझ में आ गया था कि वैदेही की आंखों में किस वजह से आंसू आए थे। उसने मन ही मन दांत पिसते हुए कहा, उन दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नीति और मीरा अपनी जगह से उठ गई। नीति ने मुस्कुराते हुए उन चारों लड़कों से कहा, तुम चारों को भी वैदेही से मिल लेना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों साइड में खड़ी हो गई। तुषार, राघव और आदि ने वैदेही के पास आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछा। वैदेही ने बस मुस्कुराते हुए हमें सर हिला दिया। उन तीनों के बाद वेदांत उसके पास आया और वहीं पर साइड स्टूल पर बैठ गया। वेदांत के पास बैठते ही वैदेही की दिल की धड़कनें फिर से बने लगी थी। उसे अपना दिल बेचैन होता महसूस हो रहा था। तभी वेदांत की नम आवाज उसके कानों में पड़ी, जल्दी से ठीक हो जाओ। वैदेही वेदांत से नजरें नहीं मिलाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी नजरें फेर ली। वेदांत ने ये देखा तो वो समझ गया कि वैदेही उससे नजरें क्यों फेर रही है। ये देखकर उसके होठों पर हल्की स्माइल आ गई। वो अपनी जगह से उठ गया। तभी वैदेही ने उन सब को देखते हुए कहा, क्या तुम सब कल से यहाँ हो? ये सुनकर सबने हमें सर हिला दिया। नीति ने उन चारों लड़कों को देखते हुए कहा, तुम चारों जाओ, तुम सबके आने तक हम तुम सबका इंतजार करेंगे, उसके बाद तुम लोग यहाँ रुकना, हम हॉस्टल जाएंगे। उन चारों ने हमें सर हिलाया और वहां से चले गईं। बाहर आते ही वेदांत और तुषार अलग रास्ते चले गईं और राघव और आदि अलग रास्ते चले गईं। वेदांत ने बिना किसी भाव के कहा, कहाँ छोड़ना है तुम्हें? तुषार ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, फिलहाल तो मुझे उसी जगह ले चल जहाँ तू जा रहा है। उसने कहा, ठीक है। उसके बाद उसने अपनी कार को घुमा लिया। तुषार ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, यार वैदेही अनाथ है। ये सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में उसकी कार एक बड़ी सी इमारत के बाहर रुकी। वो इमारत इस शहर की सबसे बड़ी इमारत थी, जिसका नाम था VR ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। वो बिल्डिंग बाहर से ही बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रही थी। बाहर बहुत सारे गार्ड्स हाथ में गन लिए खड़े थे। वेदांत ने एक मास्क और गोगल पहनते हुए तुषार से कहा, तुम भी मास्क और गोगल्स पहन कर ही बाहर आओ। उसने हमें सर हिलाया। वह दोनों डे से ही वहां से गुजरने लगे। वहां पर खड़े सभी गार्ड्स ने अपना सर झुका लिया। वहीं अंदर काम कर रहे एम्प्लॉइज को जब ये पता चला कि इस कंपनी का बॉस भी आ रहा है, तो ये खबर सुनकर सबके डर से पसीने निकलने लगे। वह सब प्रार्थना करने लगे कि है भगवान, आज कुछ भी करके हमारी नौकरी बचा लेना। VR का ऑफिस जितना बाहर से आकर्षक था, उतना ही अंदर से लग्जरियस। वेदांत और तुषार ने सबको इग्नोर किया और लिफ्ट की ओर चले गईं। वो लिफ्ट सीधे टॉप फ्लोर पर रुकी। वह दोनों ही एक बड़े से आलिशान केबिन में थे। वो एक ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का केबिन था। उस केबिन में रखा हर एक सामान और 100 पुस्तक करोड़ों का था। वेदांत और तुषार एक कांच की वॉल के सामने आकर खड़े हो गईं। वो वॉल दे से उन दोनों को स्कैन कर रही थी। कुछ ही देर में वो वॉल साइड में हट गई और एक बड़ा सा लग्जरियस कमरा उन दोनों को दिखने लगा। ये इस केबिन का सीक्रेट कमरा था, जिसके बारे में उसके दोस्त और बड़े भाई के अलावा कोई भी नहीं जानता था। वह दोनों ही उस कमरे के अंदर चले गईं। कुछ देर बाद वह दोनों ही फ्रेश होकर कमरे से बाहर आए। इस वक्त दोनों ने ही फॉर्मल शर्ट और पैंट पहना हुआ था। वेदांत जाकर टेबल के पास रखी बड़ी सी चेयर पर बैठ गया। तुषार उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वेदांत ने टेबल पर रखी एक फाइल उठा ली। ये देखकर उसने कहा, क्या राजू ने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है? उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के उससे कहा, हाँ। वो उस फाइल को चेक करने लगा। ये वही फाइल थी जिसमें वैदेही की सारी इन्फॉर्मेशन थी। नाम वैदेही रॉय। ये नाम पढ़कर तो उसने मन ही मन कहा, ये क्या, पर उसका सरनेम तो शमौ है। फिर तभी उसने उसकी फोटो को देखा तो वो फोटो वैदेही की थी। तब जाकर उसे यकीनन हुआ कि वैदेही शमौ नहीं रॉय है। वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने लगा।
जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन पता गया, उसकी आंखें हैरानी और गुस्से से लाल होती गई। उसने गुस्से में किसी को कॉल लगाते हुए कहा, अस्वथ रॉय की मुझे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो, और हाँ, उसके परिवार के हर एक मेंबर के बारे में जानना है, खासकर उसके बाप और उसके बारे में। सामने से राजू ने कहा, यस बॉस। वेदांत को इतना गुस्से में देखकर तुषार ने वैधी की फाइल टेबल से उठा ली और वो उस फाइल को चेक करने लगा। फाइल को चेक करते हुए उसकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कहा, पर नीति ने तो कहा था कि वैधी अनाथ है। उसने वैधी के इतने बड़े परिवार के होते हुए उसे अनाथ क्यों कहा? वेदांत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गुस्से से उठकर कांच के वॉल के सामने जाकर खड़ा हो गया। वही तुषार ने उसकी बात का कोई जवाब ना पाकर फिर से अपना ध्यान फाइल में लगा दिया। आगे की इन्फॉर्मेशन पते हुए उसकी भी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, क्योंकि वो समझ गया था कि आखिर उसकी दोस्त ने वैधी को अनाथ क्यों बताया था। उसने गुस्से से कहा, ये कैसी फैमिली है, अपनी ही घर की बेटी के साथ कोई ऐसे व्यवहार करता है। तभी वेदांत की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने जुनून से कहा, छोड़ूंगा नहीं, मेरी वैधी सिर्फ मेरी है। वेदांत ने ये इतने खतरनाक तरीके से कहा था कि एक पल को तो तुषार भी डर गया। उसने उससे कहा, आई थिंक हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। वेदांत ने कुछ नहीं कहा। वह दोनों अपने मास्क और गोगल लगाए वहां से निकल गए। हॉस्पिटल। आदि और राघव वैधी के पास रुके हुए थे। उन्होंने उन दोनों को हॉस्टल भेज दिया था। आदि कब से वैधी को हंसाने की कोशिश कर रहा था, पर वैधी को हंसी ही नहीं आ रही थी। आदि ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, वैधी, तुम्हें पता है राघव की नायक गर्लफ्रेंड थी। उसने मुझसे उसे छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी थी, तो मैंने उस लड़की से राघव को छुटकारा दिलवाने के लिए क्या कहा था पता है? ये सुनकर वैधी ने नामे सर हिलाया। आदि ने हंसते हुए उससे कहा, तुम्हें कैसे पता होगा, मैं ही बताता हूँ। तभी उसके फेस पर एक पिल्लो आकर पड़ा। उसने उससे घूरते हुए कहा, खबरदार, जो तुमने वैधी को कुछ भी बताया तो। राघव की बात सुन उसने हंसते हुए कहा, तूने मुझे पिलो क्यों मारा, अब मैं उसे बता ही दूंगा। इतना कहकर वो आगे बोलने को हुआ कि हाँ वैदेही, मैंने ये कहकर उसका ब्रेकअप करवाया कि। तभी राघव उसके पीछे दौड़ पड़ा। राघव और आदि उस वोडा में भागने लगे। जैसे ही आदि कुछ बोलने को हुआ, राघव ने उसे पकड़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया, पर तभी आदि ने उससे हल्का सा काट लिया, जिससे राघव की चीख निकल गई। और वही वैधी की हंसी छूट गई, क्योंकि उसे राघव और आदि को बच्चों की तरह मस्ती करता देखकर हंसी आ गई थी। वो हंस रही थी। उसे हंसता देखकर आदि और राघव भी रुक गए। वो दोनों उसे ही देखने लगे। कुछ ही देर में उन दोनों के होठों पर स्माइल आ गई। आदि ने एक चमक के साथ वैधी के पास आकर कहा, मैंने उसकी गर्लफ्रेंड से कहा था कि वो एक गे है। ये सुनते ही वैधी को जोर की हंसी आ गई। वो अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। हंसने के कारण उसका फेस टमाटर की तरह लाल हो गया था, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। राघव ने ये सुना तो उसने आदि से कहा, कुत्ते, तुमने बता दिया, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इतना कहते ही राघव आदि की ओर लपका। राघव आदि को पका पाता उससे पहले ही आदि उस वोडा के दरवाजे की ओर भागा। तभी आदि दरवाजे पे वेदांत से टकरा गया। राघव के कदम भी अपने आप रुक गए। वेदांत को घूरता देखकर राघव और आदि के डर से पसीने छूटने लगे। आदि ने हकलाते हुए कहा, वेदांत, कब आए तुम? अच्छा हुआ तुम आगे, वैधी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। इतना कहकर वो जल्दी से उसकी साइड से निकल गया। अब की बारी राघव की थी। राघव ने हकलाते हुए कहा, वो उसको घबराहट में कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए उसने भी आदि की बात रिपीट कर दी। हाँ वैधी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। इतना कहकर वो भी उस वोडर से बाहर भाग गया। वही वेदांत के आने से वैधी की हंसी बंद हो चुकी थी, पर उसे हैरानी तब हुई जब आदि और राघव ने वेदांत से झूठ बोला। वो अपने डिफेंस में कहने लगी, वो लोग झूठ बोल रहे थे, मैंने आपको नहीं पूछा। वेदांत उसके करीब बढ़ता जा रहा था, जिससे उसकी दिल की धड़कनें भी रफ्तार पकड़ रही थी। वेदांत ने वैधी का वो हंसता हुआ चेहरा देख लिया था, जिससे उसे इस वक्त एक अलग ही सुकून मिल रहा था। वेदांत के पीछे तुषार भी अंदर आ गया। उसे वेदांत का ऑरा सख्त फील हो रहा था, जिस वजह से उसने उसे नॉर्मल करने की कोशिश में वैधी से कहा, अब पहले से बेटर लग रहा है। वैधी ने एक स्माइल के साथ कहा, हाँ बेटर लग रहा है। वेदांत ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वैधी ने हमें सर हिला दिया।
वेदांत ने बिना किसी भाव के उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? क्या मेरे जाने के बाद कोई आया था वहां पर? किसने किया ये सुनकर वैधी घबरा गई। उसे वो सब याद आने लगा जो टेरेस पर उसके साथ हुआ था। फ्लैशबैक। वैधी जब टेरेस के गेट से नीचे जाने को हुई कि दो लड़कियां ने उसे धक्का दिया जिससे वो टेरेस के फंसे पर गिर गई। वैधी ने हैरानी से उन दोनों लड़कियां को देखा। वो उन दोनों लड़कियां को नहीं जानती थी। उसने हैरानी से कहा, कौन हो तुम दोनों और मुझे धक्का क्यों मारा? जूली ने हंसते हुए कहा, ओ बच्ची को गुस्सा आ रहा है रिना, जरा बताव कि कौन है हम दोनों और उसे हमने धक्का क्यों मारा? रिना ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, क्यों नहीं। इतना कहकर उसने वैधी को एक थप्पड़ जड़ दिया। वैधी की ददा से चीख निकल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोता देख जूली ने भी एक थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। उसने उस पर हंसते हुए कहा, मासूम लड़किन तो नाजुक निकली, दो थप्पड़ से रोने लगी। वैधी ने रोते हुए कहा, कौन हो तुम दोनों और मुझे परेशान क्यों कर रही हो? रिना ने गुस्से में उसका जबड़ा कसते हुए कहा, जानना है ना क्यों मार रहे हैं तो सुनो, तुमने मेरे बचपन के प्यार वेदांत को अपने झांसे में फंसा लिया। तुम जैसी गवार की तो उसके सामने कोई औकात नहीं है, फिर भी वह तुम जैसी के पीछे पागल हो गया है, इसलिए हम तुम्हें मार रहे हैं। ये सुनकर वैधी ने रूंधी आवाज में कहा, वो मेरा दोस्त है। उसने उससे टॉन्ट मारते हुए कहा, आहा, बड़ी आई दोस्त, अगर वो तुम्हें दोस्त मानता तो तुम्हें प्रोपोज नहीं करता। वैधी ने उसे देखते हुए कहा, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। उद्धरण चिन्ह। रिना ने उसे एक और थप्पड़ जड़ते हुए कहा, जो भी हो पर तुमने मेरे वेदांत को मुझसे छीनने की कोशिश की है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, चल जूली मार इसे। रिना ने वैधी को फिर से धक्का दिया, जिससे वैधी फंसे पर जा गिरी। वो जैसे ही गिरी उसका सर फंसे से लग गया और वहां से खून बहने लगा। वहीं रिना और जूली इस बात से अनजान उसके हाथ और पैरों पर बुरी तरह से अपनी हिल्स से मारने लगी। वैधी की ददा से चीखें निकलने लगी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। जब वैधी चीखें उन दोनों के कानों में पड़ना बंद हुई तब उन दोनों ने वैधी के चेहरे को देखा। वैधी बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर उनकी नजरें फंसे पर फैल रहे खून पर गई। वह दोनों ये देखकर घबरा गई और वह दोनों वहां से तुरंत भाग गई। फ्लेस बेन कैंड। वो तब अपने होश में आई जब वेदांत ने उससे कहा, वैधी कहा, खो गई हो, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। वो उससे अपनी नजरें चुराते हुए बोली, नहीं तो वह मैं फिसलकर गिर गई थी। वैसे अब तुम सबको जाना चाहिए, तुम सबको कॉलेज भी जाना होगा, मेरी वजह से ब्रेक लेना ये शायद ठीक ना हो, तुम दोनों जाओ। वैधी को नजरें चुराता और झूठ बोलता देखकर वेदांत को बहुत गुस्सा आ रहा था। वही तुषार वेदांत के गुस्से को भाप गया था, जिस वजह से उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वेदांत ने सख्त आवाज में कहा, सच में इतनी ही बात है ना? उसकी सख्त आवाज सुनकर एक पल को तो वो सहम गई। उसने उससे हकलाते हुए कहा, हाँ और कोई बात नहीं है। तभी वहां नीति और मीरा भी आ गई, जिस वजह से वेदांत और तुषार वहां से चले गए। वेदांत ने गुस्से में कार की बोनेट पर एक पंच मारते हुए कहा, झूठ बोला उसने, उसे झूठ बोलना भी ठीक से नहीं आता है। उसे शांत कराते हुए उसने कहा, शांत हो जा वेद, हमें अभी कॉलेज जाना है। वेदांत ने हमें सर हिलाया। कुछ ही देर में वह दोनों कॉलेज पहुंचे। तब आदि और राघव भी उन दोनों के पास आ गए। जूली ने वेदांत को देखते हुए रिना से कहा, जा रिना, तेरा हीरो आ गया, तेरे रास्ते के कांटे को तो हमने कल ही हटा दिया, अब जा तू चांस मार। रिना ने एक शातिर स्माइल के साथ कहा, वैसे भी वो लड़की आज नहीं दिख रही है, मतलब अब से वो यहाँ कभी दिखेगी ही नहीं और मुझे चांस नहीं, पूरा का पूरा वेदांत चाहिए। इतना कहते हुए वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ वेदांत की ओर बढ़ गई। उसने वेदांत के पास आकर कहा, हाय वेदांत। वेदांत उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगा। रिना ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वेदांत मैं इतनी खूबसूरत हूँ फिर भी तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं हो, ऐसा क्यों? वेदांत की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, क्योंकि रिना ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसने गुस्से में रिना को धक्का दे दिया, जिससे रीना धड़ाम से जमीन पर गिर गई। रिना को गिरा हुआ देखकर वहां से गुजर रहे सारे स्टूडेंट्स की हंसी छूट गई, वही वेदांत के दोस्त भी हंसने लगे। रिना ये बेइज्जती सहे नहीं पा रही थी, जिस वजह से उसने गुस्से में जमीन से उठते हुए कहा, आखिर क्या है उस वैधी में जो तुम उसके पीछे पागल हो गए हो?
उसने तो तुम्हें भी रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी तुम उसके ही पीछे जा रहे हो। और वो लड़की कल उसकी वो हालत करने के बाद भी तुम्हारी यादों से जा नहीं रही है। वैसे भी उसकी मेरे सामने क्या है औकात है। वो 2 कौड़ी की लड़की दिखने में जरा सुंदर क्या लगती है, तुम तो उसके पीछे ही पागल हो गई। क्या तुम्हें में नजर नहीं आती, तुमसे मैं बचपन से प्यार करती। तो हमारे साथ किसी स्टेटर लेडी को रहना चाहिए, ना कि वैधी जैसी गवार को। ये सुनकर वेदांत के दोस्तों के साथ वहां खड़े सब स्टूडेंट्स हैरान रह गए। आदि ने हैरानी से कहा, वेदांत ने वैधी को प्रपोज किया, पर कब? राघव ने कुछ सोचते हुए गुस्से से कहा, यानी कि वैधी की ऐसी हालत के पीछे इसका हाथ है। रीना गुस्से में क्या बोल गई थी उसे जरा भी पता नहीं था। वो आगे बोलने को हुई कि वेदांत ने गुस्से में कहा, बस बहुत हुआ। तुम मुझे नहीं बताओगी कि वैधी कैसी लड़की है? मैं उसे अच्छे से जानता हूँ कि वो कैसी है। पर तुमने जो गलती की है ना, उसकी सजा तो तुम्हें इतनी भयंकर मिलने वाली है कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुमने मेरी वैधी को हत्या किया। वही वेदांत की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर रीना को भी होश आया कि उसने क्या कर दिया है। वो अब डर से कांपने लगी थी। वेदांत ने किसी को कॉल लगाया। कुछ ही वक्त में उसके सामने लेडी गारोस खड़ी थी। वेदांत ने अपनी कड़क आवाज में उन सब से कहा, मारो इसे। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स की रूह कांप गई। वह सब डर से कांप रहे थे। वही रीना के लिए कुछ स्टूडेंट्स प्रे कर रहे थे। तुषार ने वेदांत को समझाते हुए कहा, वेद वो एक लड़की है। उसने गुस्से से उसे घूर कर देखा, जिससे तुषार चुपचाप खड़ा रह गया। रीना वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने को हुई, पर उन लेडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और उसे पिटना शुरू कर दिया। वही जूली ने जब ये सब देखा तो उसकी सांस गले में ही अटक गई। वो डर से कांपने लगी। उसने सोचा कि किसी की नज़र उस पर पड़े उससे पहले ही उसे यहाँ से निकल लेना चाहिए। वो वहाँ से जाती उससे पहले वेदांत की कोल्ड टोन उसके कानों में पड़ी, तुम कहाँ जा रही हो? ये सुनकर उसके कदम ठिठक गईं। तभी उसे 2 लेडीगार्ड्स ने पकड़ लिया और उसे भी रीना के पास लाकर पिटने लगी। रीना और जूली की दर्द से भरी चीखें उस कॉलेज कैंपस में गूंज रही थी। पर कोई भी स्टूडेंट्स उन दोनों की मदद के लिए आगे नहीं आना चाहता था, क्योंकि जितना इस दुनिया में व्यार का खौफ था उतना ही इस कॉलेज में वेदांत का। तुषार ने ये देखा तो मन ही मन कहा, इन दोनों लड़कियां की किस्मत अच्छी है कि उन दोनों का सामना व्यार से नहीं पड़ा। उसने दांत पिसते हुए कहा, दोनों के हाथ पैर टूट जाने चाहिए। लेडीगार्ड्स ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसके बाद एक के बाद एक रीना और जूली की हड्डियों के टूटने की आवाज आई, जिससे उनकी दर्द के कारण चीखें निकलने लगी। उन दोनों की चीखें सुनकर वेदांत को एक राहत मिल रही थी। उसने सभी स्टूडेंट्स की ओर देखकर गुस्से में कहा, वैधी मेरी है, अगर उसके साथ आज के बाद किसी ने भी ऐसा वैसा कुछ करने का सोचा तो देखा ना इन लड़कियां का क्या हाल हुआ है। अगली बार तुम सबका भी हो सकता है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स के डर के मारे पसीने छूटने लगे। वेदांत वहां से अपने क्लासेस की ओर चला गया। तुषार ने लेडीगार्ड्स को देखकर कहा, इन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाकर दोनों के बाप को इन्फॉर्म कर दो। लेडीगार्ड्स ने हमें सर हिलाया। राघव ने वेदांत के पीछे दौड़ते हुए कहा, है वेदांत बताना, क्या सच में तूने वैधी को प्रपोज किया था? कब? आदि ने कहा, हाँ। क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट किया? वेदांत ये सब कब से सुन रहा था, इसलिए उसने रुककर उन दोनों को घूर कर देखा, जिससे वह दोनों खिसियाते हुए वहां से चले गईं। शाम का वक्त। वेदांत और तुषार इस वक्त जहां वैधी और उसकी दोस्त जिस बगीचे में हर रोज बैठती थी वहां बैठे हुए थे। वह दोनों कुछ बातें कर रहे थे कि तभी तुषार को मीरा का कॉल आया। उसने कॉल उठाते हुए कहा, हाँ मीरा बोलो। सामने से मीरा ने कहा, वो वैधी को डिस्चार्ज मिल गया है, क्या तुम हमें लेने आ सकते हो? तुषार ने कहा, ठीक है हम आते हैं। तुषार ने वेदांत की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम उसे भूल जाओगे? उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है। वेदांत ने बिना किसी भाव के उसे देखते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की कि उसे मैं अपने प्यार से जुनून ना बनने दूं, पर ना चाहते हुए भी अब वो मेरा यानी व्यार का जुनून बन गई है। अब मुझे उसकी हाँ और ना से। कुछ वक्त बाद वह दोनों हॉस्पिटल में थे। वह दोनों ही कार से बाहर आए और अंदर चले गईं। मीरा ने वैधी से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ वैधी? वैधी ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, वो मीरा मुझे अब हॉस्टल में नहीं रहना। ये सुनकर मीरा और नीति हैरानी से उसे देखने लगी। नीति ने परेशान होते हुए उससे कहा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? वैधी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा,
नहीं कोई बात नहीं है, पर तुम्हें पता है ना अगले साल की फीस हमने रुद्र के इलाज में दे दी थी, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। मीरा ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों फीस की चिंता क्यों कर रही हो, मेरे पापा तुम दोनों की फीस भर देंगे। ये सुनकर वैधी ने जरा सख्त टोन में कहा, नहीं मीरा, हम बार बार उनसे पैसे नहीं ले सकते, इसलिए अब हमें खुद ही ये सब करना होगा। वैधी की बात नीति को भी सही लगी, जिस वजह से उसने भी वैधी की बात में हामी भरते हुए मीरा से कहा, वैधी सही कह रही है, हमें अब खुद करना चाहिए। ये सुनकर मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं क्यों रहे जाऊं, मैं भी तुम दोनों के साथ कुछ करूंगी। अब बताओ वैधी, क्या करना चाहती हो। वैधी ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने सोचा है कि हम तीनों इंटर्नशिप करें। ये सुनकर तो नीति और मीरा ने मुस्कुराते हुए एक साथ कहा, ग्रेट आइडिया। नीति ने उसे देखते हुए कहा, अब तुमने ये सब सोच ही लिया है कि हम इंटर्नशिप करेंगे तो ठीक है, अब ये बताओ कि तुमने कौन सी कंपनी देखी है। वैधी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, VR ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ये सुनकर मीरा ने हैरानी से उससे कहा, तुमने तो सीधे यमराज की कंपनी चुन ली है वैधी, क्या तुम कोई और कंपनी नहीं चुन सकती। नीति ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, ओ मीरा, तुम डर क्यों रही हो, वैसे भी हम तीनों उसके सामने थोड़ी ना जाएंगे कि वो हमें मार ही देगा। वी विल ओनली गो देयर फॉर इंटर्नशिप, हम वहाँ एक इंटर्न होगे और थोड़ी ना उस VR से सामना हर रोज होगा। क्यों वैधी, मैंने सही कहा ना। वैधी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इंटरव्यू एक हफ्ते बाद है। ये सुनकर नीति और मीरा के चेहरे पर एक बार फिर हैरानी आ गई। नीति ने उसके कंधे पर चपेट मारते हुए कहा, तुम ना वैधी हर बीते मिनट के साथ हम पर बॉम्ब फोड़ रही हो। वैधी ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी बट अब हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। मीरा और नीति ने नामे सर हिला दिया। वैधी ने मन ही मन खुद से ही कहा, सॉरी नीति, मीरा, बट मुझे अब कॉलेज नहीं जाना। मैंने तुम दोनों को मेरे साथ कॉलेज पर हुआ हादसा नहीं बताया, इसके लिए भी सॉरी, बट अब मुझे कॉलेज जाने में डर लगता है। वही उस वार्ड के बाहर खंडे वेदांत और तुषार ने अंदर हुई सारी बातें सुनी थी, जिसे सुनकर वेदांत के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने मन ही मन कहा, मुझे पता है तुमने अचानक से इंटर्नशिप करने के लिए क्यों कहा है, उसकी दो वजह हो सकती है, एक में और दूसरा तुम्हारे साथ हुई वो टेरेस वाली घटना। मीरा की नजरें उन दोनों पर गई तो उसने कहा, अरे तुम दोनों बाहर क्यों खंडे हो, अंदर आओ। वेदांत और तुषार अंदर वार्ड में आए। नीति ने उन दोनों को देखते हुए कहा, वैधी को डिस्चार्ज मिल गया है, अब तुम दोनों आ गए हो तो अब हमें निकलना चाहिए। तुषार ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चलो, हमारी कार बाहर ही खड़ी है। मीरा और नीति उसे बड़ी ही सावधानी से उठने में मदद कर रही थीं। वैधी को अचानक से पैर में बहुत दर्द हुआ, जिससे सहने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ वैधी, ज्यादा पेन हो रहा है। वैधी ने उसकी बात का जवाब देते हुए सिफेना में सर हिलाया। तभी अचानक से वेदांत ने उसे गोद में उठा लिया, जिससे वैधी के साथ बाकी सबका भी मुंह खुला का खुला रह गया। वेदांत ने सिर्फ इतना कहा, वो वैधी को चोट लगी है पैरों में, तो उसे चलने में दिक्कत हो रही होंगी, मैं मदद कर देता हूँ। इतना कहकर वो वैधी को वहां से लेकर चला गया। तुषार ने मन ही मन कहा, बंदा बड़ा ही फास्ट है। तभी उसकी नजरें नीति और मीरा पर गई, जो अभी हैरान थीं। ये देखकर उसने नामे सर हिला दिया। उसने उन दोनों को देखते हुए कहा, अब तुम दोनों चलोगी भी कि नहीं। नीति और मीरा उसकी बात से हैरानी से बाहर आई और उसके पीछे चलने लगी। वैधी की नजरें अभी भी झुकी हुई थी। वो चाहकर भी वेदांत की आंखों में नहीं देखना चाहती थी। वेदांत के पास होने से ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, जिससे वेदांत भी सुन पा रहा था। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने उसके चेहरे को देखते हुए मन ही मन कहा, एक नज़र उठाकर देख भी नहीं रही है। इतना कहते हुए वो कार के पास आ गया था। उसने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। वेदांत ने वैधी को कार की पिछली सीट पर अच्छे से बैठा दिया। नीति और मीरा भी उसके अगल बगल में जाकर बैठ गई। वेदांत ड्राइविंग सीट पर और तुषार पैसेंजर सीट पर बैठ गया। कुछ वक्त बाद वेदांत की कार हॉस्टल के बाहर आकर रुकी। वेदांत और ने वैधी और उसकी दोस्तों को अच्छे से हॉस्टल छोड़ा और वहां से चले गए। रात का वक्त, वैधी का फोन बजने लगा। वैधी ने देखा कि वो एक अननोन नंबर है, इसलिए उसने फोन काट कर साइलेंट मोड पर कर दिया। तभी उसने फोन स्क्रीन पर देखा कि दोबारा उसी नंबर से कॉल आ रहा है। ये देखकर उसने कॉल उठाते हुए मन ही मन कहा,
ये किसका नंबर है? सामने से एक भारी आवाज ने कहा, वैधी बेटा। वैधी उस आदमी की आवाज को पहचान गई थी, उसके होठों पर एक स्माइल आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कॉल पर कहा, पारितोष चाचा जी आप। सामने से पारितोष ने परेशान आवाज में कहा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम हॉस्पिटल में थी, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? वैधी ने ये सुना तो अपनी चिब को दांतों तले दबा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे चाचा जी मैं ठीक हूँ, बस गिरने की वजह से थोड़ी सी चोट आ गई। उसके बाद वो पारितोष से अपनी फैमिली के बारे में पूछने लगी। वैधी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मौ कैसी है चाचा जी? ये सुनकर सामने से पारितोष जी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा तुम्हारे जाने के बाद तो हम भी वहां पर नहीं गए हैं। ये सुनकर वैधी की आंखें थोड़ी नम हो गई। उसने अपनी रूंधी आवाज में कहा, चाचा जी क्या आप मेरे लिए एक बार घर जाकर मौ को देखकर आ सकते हो? पारितोष ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा, जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं तुम्हारी मौ से मिलने चला जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। उनके कॉल कट करते ही वैधी के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा कि नीति और मीरा सो चुकी है। ये देखकर वो धीरे से अपने बेड से उठी, जिससे उसे पैर में बहुत दर्द हुआ, पर वो अपने होठों को दबाते हुए किसी तरह अलमारी की ओर बढ़ गई। उसने अपने कांपते हाथों से अलमारी को खोला। उसने देखा कि अलमारी में उसके कपड़े बड़े ही सलीके से रखे हुए थे। उसने उन कपड़ों को साइड में किया, तब उसकी नजरें अलमारी के कोने में रखे एक बॉक्स पर ठहर गई। उसने उस बॉक्स को उठा लिया और खिड़की की तरफ चली गई। उसने खिड़की के बाहर आसमान में निकले चांद को देखते हुए उस बॉक्स को खोल दिया। उस बॉक्स में एक लॉकेट था। उसने वो लॉकेट अपने हाथ में उठा लिया और खुद से ही कहा, मौ। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस लॉकेट को देखते हुए रूंधे स्वर में कहा, आपकी बहुत याद आ रही है मौ, कैसी हो आप? 5 साल हो गए हैं आपसे नहीं मिली हूँ। पता नहीं आप अकेले उस घर में कैसी होगी, आप ठीक भी होगी कि नहीं मौ? जब आपकी याद बहुत ही ज्यादा आती है तब मन करता है सब कुछ छोड़कर किसी भी बात की परवाह किए बगैर आपके पास वापस आ जाऊं, पर फिर आपका वो वादा याद आ जाता है। आपकी बहुत याद आ रही है मौ, पता नहीं मैं आपको अब दोबारा कब देखूंगी। उसकी आंखों से झर झर कर आंसू बहने लगे। वो धीरे से अपने बेड पर आई और उस लॉकेट को अपने सीने से लगाकर सो गई। एक हफ्ते बाद अगले दिन वैधी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसे कॉलेज में टेरेस पर हुई वो घटना याद आ रही थी जिस वजह से वो कॉलेज नहीं जाना चाहती थी। उसने नीति और मीरा से बहाना बनाते हुए मासूमियत से कहा, देखो मुझे आज नहीं आना है, मुझे परसों होने वाले इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है। ये सुनकर मीरा और नीति ने उसे घूर कर देखा। नीति ने उससे डांटते हुए कहा, नहीं वैधी, प्रिपरेशन तुम कॉलेज से आने के बाद भी कर सकती हो, पर हमने तुम्हारा नाम डांस कंपटीशन में लिखवा दिया है, इसलिए तुम आज से कॉलेज में प्रैक्टिस के लिए चल रही हो। मीरा ने नीति की बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ वैधी, नीति बिल्कुल ठीक कह रही है, आज तुम हमारे साथ कॉलेज चल रही हो। वैधी ने उन दोनों की जिद के आगे हार मान ली। ना चाहते हुए भी उसे उन दोनों के साथ कॉलेज के लिए निकलना पड़ा। कॉलेज। वेदांत की नजरें अपने बुक में थी, तभी आदि ने उसके पास आते हुए कहा, वेदांत मैं तुम्हें एक बात बताऊं। वेदांत उसको पूरी तरह से अवॉइड कर अपनी बुक का पन्ना पलटकर आगे पढ़ने लगा। ये देखकर उसने उससे मुंह बनाते हुए कहा, क्या यार जरा तो भाव दे दे मुझे। ये सुनकर तुषार ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वो तुम्हें सुन रहा है, जो भी खबर लाए हो वो बताओ उसे। आदि ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले उसे मेरी तरफ देखने को बोलो तभी मैं उसे बताऊंगा। ये सुनकर भी वेदांत ने उसे देखना जरूरी नहीं समझा। उसने अपनी बुक का पन्ना पलट दिया। ये देखकर तो आदि का मुंह ही लटक गया। उसने उससे घूरते हुए कहा, बात वैधी से रिलेटेड है। ये सुनकर वेदांत के हाथ पन्ने पलटते हुए रुक गए। उसने आदि की ओर अपना सर उठाकर देखा और कोल्ड टोन में कहा, हम बोलो। आदि ने ये देखा तो वह चिढ़ गया, पर बाद में उसने एक्साइटेड होते हुए वेदांत से कहा, वेद तुम्हें पता है वैधी ने किस कंपटीशन में पार्ट लिया है? इतना कहते हुए वो रुक गया। ये सुनकर वेदांत अंदर से जरा क्यूरियस हो गया, पर उसने बिना किसी भाव के उससे देखते हुए कहा, किस में लिया है? आदि ने एक्साइटेड होते हुए कहा, डांस कंपटीशन में। तुम्हें पता है बहुत सारे लड़कों ने भी उसकी वजह से ही डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये सुनकर वेदांत की आंखें गुस्से से लाल और मुठ्ठियां कस गई और वह वहां से चला गया। आदि ने ये देखा तो असमंजस नजरों से तुषार और राघव को देखा। तुषार ने नामे सर हिलाते हुए मन ही मन कहा,
ये क्या कर दिया, आदि कंपटीशन में पार्ट लिया है, इतना ही बोलता तो ठीक था। ये क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने भी पार्ट लिया है, अब वो गुस्से में शायद वैधी को पार्ट लेने से मना कर देगा या फिर खुद उसमें हिस्सा लेगा। आदि ने जाते हुए वेदांत को देखकर मुंह बनाकर कहा, अब इसे क्या हुआ? तुषार ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं, चल उसके पीछे जाते हैं। कुछ वक्त बाद वैधी, नीति और मीरा के साथ कैंटीन में बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक क्वेश्चन पेपर था जिसे वो सोल्व कर रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब वेदांत और उसके दोस्त उन सब के साथ टेबल पर आकर बैठ गए थे। नीति और मीरा उन सब को देखकर कुछ कहती उससे पहले ही वेदांत ने उन दोनों को चुप रहने का इशारा किया। राघव ने इशारे में ही नीति और मीरा से कहा, क्या हुआ, ये कब से इसमें लगी हुई है? नीति ने उसे इशारे में कहा, 1 घंटे से। वैधी काम करते वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिससे वेदांत अपनी पलकें झपकाए बिना उसे एकटक देख रहा था। तभी वैधी एक क्वेश्चन आकर रुक गई। उसने सर खुजाते हुए नीति से कहा, नीति देखना ये क्वेश्चन। तभी उसे लगा उसकी दूसरी साइड में कोई बैठा है। ये देखकर उसने अपने साइड में देखा तो वह हैरान रह गई। उसने हैरान होते हुए उससे कहा, तुम कब आए? उसके बाद उसकी नजरें सामने चली जाती है जहां वेदांत के दोस्त बैठे हुए थे। उसने उन सब को देखते हुए कहा, तुम सब आए और मुझे पता भी नहीं चला, और नीति, मीरा, तुम दोनों ने मुझे बताया भी नहीं। वेदांत ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें मना किया था ताकि तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत ना हो। तभी तुषार ने वैधी को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या तुम डांस कंपटीशन में पार्ट ले रही हो? वैधी ने बस हमें सर हिला दिया। ये देखकर राघव ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्यों ना हम सब ग्रुप डांस करें? ये सुनकर मीरा ने भी एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे हाँ, ये ख्याल मेरे अंदर क्यों नहीं आया। हाँ वैधी, हम सबको सिंगल प्रोमेंस देने के बजाय साथ में मिलकर प्रोमेंस देनी चाहिए, इससे हम कंपटीशन आसानी से जीत सकते हैं। नीति ने भी उसकी बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। फिर उसने आगे उन लड़कों को देखते हुए कहा, पर क्या तुम सब भी डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो? आदि ने ये सुना तो उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हम सब भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसीलिए तो हमने ये आइडिया तुम सबके साथ शेयर किया है। इतना कहते हुए उसने तिरछी नजरों से वेदांत को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ये देखकर उसने मुंह बना लिया। नीति ने मुस्कुराते हुए वैधी से कहा, वैधी, क्या तुम्हें ये आइडिया पसंद आया? ये सुनकर वैधी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। तुषार ने उन सब की ओर देखकर कहा, तो हम डिस्कस कर ले प्रैक्टिस के बारे। मुंबई, रॉय मेंसन के बाहर किसी की ददा से कहराती चीखें गूंज रही थी। एक आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए अपने सामने खड़े आदमी के पैर पकड़ते हुए कहा, छोटे मालिक, हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती से आपकी शटर पर ड्रिंक गिर गया। ये सुनकर उस आदमी ने गुस्से से कहा, ये तो तुम्हें मुझ पर ड्रिंक गिराने से पहले सोचना चाहिए था। इतना कहकर उस आदमी ने उसके फोरहेड पर गन रख दी और अपने हाथ में पकड़ी गन का ट्रिगर दबा दिया, जिससे गोली सीधे उस आदमी के फोरहेड पर लगी। वो आदमी अब मर चुका था। उस आदमी ने गन को एक गार्डर की तरफ उछाल दिया। उस गार्डर ने जल्दी से उस गन को पकड़ लिया। तभी पीछे से किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम माय सन, बहुत दिनों बाद घर आए हो। उसने जब पीछे से किसी की आवाज सुनी तो पीछे पलटते हुए कहा, डैड। इतना कहकर वो उसके गले लग गया। तभी उन दोनों को पीछे से किसी ने टोकते हुए कहा, मन्यक, आप मुझसे पहले अपने बेटे से मिलने आ गए। ये सुनकर मन्यक उससे अलग हो गया और उसने कहा, अरे क्यों ना आऊं पहले, मेरा बेटा इतने दिनों बाद घर आया है तो उससे मिलने का पहला हक मेरा ही होगा ना नेत्रा। नेत्रा ने ये सुना तो मुंह बना लिया। उसने उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा अस्वत, क्या तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते हो? एक बार मुझसे मिलने भी नहीं आए। अस्वत ने उसे गले लगाते हुए कहा, ओ मोम सॉरी। नेत्रा ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरा बेटा। मन्यक ने अस्वत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चल बेटा अंदर चल। अस्वत ने हमें सर हिलाया। उसके बाद वह तीनों मेंसन के अंदर आ गए। अस्वत जैसे ही अंदर आया उसकी नजरें सीढ़ियों से नीचे आ रही एक औरत पर गई, जिसे देखकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने जल्दी से जाकर उस औरत को गले लगाते हुए कहा, छोटी मौ, कैसी है आप? अस्वत को देखकर उस औरत की रीढ़ की हड्डी तक डर से कांप रही थी।
उसने उस औरत के कान में घिरे से कहा, जिस बेटी को इतने सालों से मुझसे बचा रही थी ना। छोटी माँ, वो बेटी मुझे मिल गई है, बस उसके हाथ में आने की देरी है, उसके बाद वो मेरी कैद में होगी। 5 साल पहले तो आपने उसे भगा दिया था, पर इस बार मेरे हाथों में आते ही उसे मैं कैद कर लूंगा। उसने ये इतने खतरनाक तरीके से कहा था कि वो औरत डर से कांपने लगी थी। उसने उसे खुद से दूर धक्का दिया और सीढ़ियों से ऊपर चली गई। उसके धक्का देने से अस्वथ 2-3 कदम पीछे हट गया। ये देखकर नेत्रा उसके पास आते हुए मयंक से कूदते हुए बोली, देखा मयंक, तुम्हारी दूसरी पत्नी ने हमारे बेटे को धक्का मारा। ये सुनकर मयंक ने गुस्से से कहा, उसकी इतनी हिम्मत, इतना कहकर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। ये देखकर अस्वथ ने उसे रोकते हुए कहा, डैड रिलैक्स, उनसे गलती से धक्का लगा है। मयंक रॉय मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन थे। उन्होंने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम गीतांजलि था और दूसरी पत्नी का नाम नेत्रा था। अस्वथ नेत्रा का बड़ा बेटा था और गीतांजलि की एक बेटी थी। अस्वथ की बात सुनकर मयंक ने उससे प्यार से कहा, बेटा, ये तो तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए उस औरत की बदतमीजी सह रहे हो। ये सुनकर अस्वथ ने खुद को अच्छा दिखाते हुए उससे कहा, डैड, वो मुझसे बड़ी है, इसलिए मुझे उनके इस बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर नेत्रा ने उससे कहा, एक तुम हो जो इतने संस्कारी हो, और एक उस औरत की बेटी वैधी जिसने अपने पापा की चिंता ना कर उनका इतना बड़ा घर छोड़कर भाग गई। उसकी इस बात ने मयंक के गुस्से में घी डालने का काम किया था, जिस वजह से मयंक ने उससे गुस्से से कहा, नाम मत लेना उस लड़की का, वो लड़की एक निहायती बदतमीज है, वो हमारी चिंता किए बगैर इस घर को छोड़कर भाग गई। वो इससे आगे बोलते कि तभी उसने दरवाजे से अंदर आते हुए कहा, क्या हुआ मेरे दोस्त, आज मैं आया हूँ और तुम गुस्से में लग रहे हो। ये आवाज सुनकर सबने उस ओर देखा। आखिर कौन आया था रॉय मेंसन में? क्या वादा किया था वैदेही ने अपनी मौत से? क्या वैदेही को कभी होगा वेदांत के प्यार का एहसास? उस आदमी को देखकर मयंक के चेहरे पर जो गुस्सा था वो चला गया। उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, पारितोष मेरे यार, कैसा है तू? पारितोष ने उसे गले लगाते हुए कहा, बस मेरे यार, मैं ठीक हूँ। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, बड़े दिनों बाद तुम यहाँ दिखे हो, कोई खास वजह? पारितोष ने उसकी बात सुनकर उसे ताना मारते हुए कहा, अब दोस्त से मिलने के लिए भी मुझे वजह ढूंढने की जरूरत है। पारितोष की बात सुनकर मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्वथ ने पारितोष को देखते हुए कहा, कैसे हैं चाचा जी आप? पारितोष ने उसे देखकर जरा अजीब सा मुंह बनाया, फिर एक नकली स्माइल के साथ कहा, ठीक हूँ बेटा। पारितोष ने मयंक से यहाँ वहाँ किसी को ढूंढते हुए कहा, ये गीतांजलि भाभी कहाँ है? मयंक का मुस्कुराता चेहरा ये सुनकर फीका पड़ गया। उसने उससे देखते हुए कहा, क्या तू मुझसे मिलने नहीं आया है? ये सुनकर पारितोष ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसा नहीं है, वो क्या है ना, मीनाक्षी ने उसके लिए कुछ भेजा है, इसलिए मुझे उसे देना है। मयंक ने उसे देखते हुए कहा, ला मुझे दे, मैं उसे दे दूंगा। उसकी बात सुनकर पारितोष ने मन ही मन कहा, अब क्या करूं? अचानक ही उसके मन में एक ख्याल आया और उन्होंने कहा, नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये सुनकर मयंक ने कहा, क्यों? पारितोष ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मीनाक्षी ने मुझसे कहा था कि मैं सीधे ये गीतांजलि के हाथों में दूं। ये सुनकर मयंक ने कहा, वो उसके रूम में है, तुम वहां जाकर उसे जो भी देना है वो देकर आओ। पारितोष ने हमें सर हिलाया और वो ऊपर चला गया। दूसरी तरफ तूषान ने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहा, हमारा डांस 3 ग्रुप में होगा। उसने वैदेही, नीति और मीरा को देखते हुए कहा, पहले तुम तीनों जाओगी, पहली परफॉर्मेंस तुम तीनों को एक क्लासिकल डांस की करनी है, इसलिए तुम तीनों हमें एक अच्छा सा क्लासिकल डांस सजेस्ट करो। ये सुनकर वो तीनों क्लासिकल सॉन्ग के नाम याद करने लगी। वो उन लड़कों को सारे क्लासिकल डांस के सॉन्ग बताने लगी, पर लड़के उन सारे सॉन्ग को रिजेक्ट करने लगे। वैदेही ने एक सॉन्ग सजेस्ट करते हुए कहा, रघु कुलरीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये सुनकर तो नीति ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह वैदेही ग्रेट, ये वाला क्लासिकल सॉन्ग बेस्ट है। मीरा ने उन लड़कों से कहा, ये वाला चलेगा ना? तुषार ने मुस्कुराते हुए कहा, यस ये वाला चलेगा, ठीक है, क्लासिकल डांस इस गाने पर होगा। दूसरा राउंड है नीति, आदि और राघव का, तुम तीनों का सॉन्ग मैंने ढूंढ लिया है। तीसरा राउंड हमारा फाइनल और आखिरी राउंड होगा, उसमें मैं मीरा और वेदांत वैदेही होंगे।
अचानक से खुद का नाम वेदांत के साथ जोड़े जाने पर वैधी की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। तभी उसकी नज़रें अनजाने में ही वेदांत की नज़रों से टकरा गई। उसने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। उसने उन सब से कहा, ठीक है, प्रैक्टिस चालू करते हैं। दूसरी तरफ पारितोष ने गीतांजलि से कहा, भाभी वो बिल्कुल ठीक है, उसे आपकी बहुत याद आ रही है, वो आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर गीतांजलि के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उससे कहा, मिलना तो मैं भी उससे चाहती हूँ, पारितोष पर मिल नहीं सकती। मैं इतनी बेबस मौ हूँ कि अपनी ही बेटी को देखने के लिए तरस रही हूँ। ये सुनकर पारितोष ने कहा, फिर आप उसे अपने पास बुला क्यों नहीं लेती, आखिर वो आपकी बेटी हैं। उसने उसकी बात का जवाब देते हुए रूंधे स्वर में कहा, नहीं बुला शक्ति उसे अपने पास। ये सुनकर पारितोष ने उससे कहा, क्यों भगाया था आपने उसे? भाभी आज तक आपने वो बात मुझे बताई नहीं है। उसकी बात सुनकर उसने बात बदलते हुए कहा, मीनाक्षी कैसी है, वो ठीक तो है ना? ये सुनकर वो समझ गए थे कि गीतांजलि आगे बात करना नहीं चाहती। उसने भी आगे पूछना ठीक नहीं समझा, इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा, मीनाक्षी अच्छी है, अब मुझे चलना चाहिए, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। दूसरी तरफ देहरादून में कॉलेज म्यूजिक चल रहा था। वैधी नीति और मीरा के साथ डांस कर रही थी। वैधी और वह दोनों काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। वैधी डांस करते हुए जैसे उसमें खोई गई थी। उसके चेहरे पर डांस करते वक्त एक सुकून की चमक थी। उसके चेहरे पर सुकून देखकर वेदांत के चेहरे पर भी सुकून आ गया। तुषार वेदांत को तो कभी वैधी को देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, तुम्हारे मौके जाने के बाद आज पहली बार तुम्हारे चेहरे पर सुकून देख रहा हूँ। फिर उसने वैधी की ओर देखते हुए कहा, आखिर क्या बात है तुम्हें वैधी, जो मेरा दोस्त तुम्हारी तरफ दिन म दिन खींचा चला जा रहा है। मैं अभी उसका प्यार और जुनून उसकी आंखों में तुम्हारे लिए देख सकता प्यार की मात्रा हूँ, कहीं तुम उसका। तभी उसने खुद को ही डांटते हुए कहा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। इतना कहते हुए उसने खुद के ही सर पर चपेट लगा दी। कुछ वक्त बाद वैधी, नीति और मीरा तीनों घास पर बैठी हुई थी। आदि ने उन दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों बहुत जल्दी नहीं थक गई? नीति ने बैठते हुए कहा, क्या करूं मैं और मीरा वैधी के जितने एनर्जेटिक नहीं है ना, इसलिए। ये सुनकर सब हंस दिए। आदि ने वैधी से मुस्कुराते हुए कहा, वैधी तुम्हें डांस करना इतना पसंद है? उसने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे डांस करना बचपन से पसंद है। राघव ने उससे कहा, तुम्हें डांस करना कब से पसंद है? वैधी ने सिर्फ इतना कहा, मौ को पसंद है। इतना कहकर वो वहां से उठकर चली गई। नीति और मीरा एक दूसरे को देखा, फिर तुषार को, फिर दोनों ही जल्दी से उठकर वहां से चली गई। अगले दिन वैधी अकेले बगीचे में बैठी हुई पाई कर रही थी। तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, हाय। वैधी ने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो उसके सामने निखिल अपने हाथों में बुक लेकर खड़ा था। निखिल को देखकर वैधी हैरानी से उसे देखने लगी। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम यहाँ? निखिल भी उसकी ओर देखते हुए बोला, हाँ मैं यहाँ। उसके बाद उसने थोड़ा रुक कर कहा, देखो वैधी, उस दिन के लिए सॉरी, पर अभी मुझे ये क्वेश्चन करने में तुम्हारी मदद चाहिए प्लीज, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? वैधी ने भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और कहा, ठीक है, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। निखिल उसकी साइड में बैठ गया। वैधी उसे उसका क्वेश्चन करने में मदद करने लगी। वही कुछ दूरी पर खड़ी मीरा और नीति जो उस ओर ही आ रही थी। वैधी को निखिल के साथ देखकर वह दोनों जहाँ थी वही खड़ी हो गई। नीति ने निखिल को देखते हुए कहा, अरे ये हमारे क्लास का पॉपुलर बंदा निखिल है ना? मीरा ने उससे देखते हुए एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ ये वही है, पर ये अपनी वैधी के साथ क्या कर रहा है? नीति ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, शायद वो पाई में वैधी की हेल्प ले रहा हो। ये सुनकर मीरा ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ वैधी से हेल्प लेने आया है, मुझे तो मैटर कुछ और ही लगता है। ये सुनकर नीति ने तुरंत कहा, यू मीन लव? अगर ऐसी बात है तो हम दोनों से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि निखिल जैसा अच्छा बंदा अगर हमारी वैधी की लाइफ में आ गया तो हमारी वैधी बहुत खुश रहेंगी। वो दोनों इस बात से अनजान थी कि उसके पीछे वेदांत और तुषार खंडे थे। वेदांत ने जब वैधी के करीब किसी और लड़के को बेटा हुआ देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। नीति और मीरा की बातों ने तो जैसे उसके गुस्से की आग में घी का काम किया था। उसकी आंखें लाल और हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी।
वही तुषार उसके गुस्से को भाप चुका था। वो उसे रोकते हुए धीरे से कहता है, शांत हो जाओ वेद, वो सिर्फ पाई कर रहे हैं। उसके इतना कहते ही वेदांत ने उसे गुस्से से कहा, वो सिर्फ मेरी है। इतना कहकर वो वैधी और निखिल की ओर बढ़ गया। वही उसकी ये बात मीरा और नीति ने भी सुन ली थी। उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुनकर तो वह दोनों भी डर गई थी। वह दोनों जल्दी से पीछे मुड़ी तो उनके पीछे तुषार खड़ा था। उसकी नजरों का पीछा करते हुए उन दोनों ने उस ओर देखा तो उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई। वेदांत ने गुस्से में जाकर निखिल का कॉलर पकड़ा और उसे ऊपर उठाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई वैधी के पास आकर बेचने की। इतना कहकर उसने उसके मुंह पर पंच जड़ दिया। वही वैधी वेदांत को देखकर हैरानी से नीचे से उठ गई। उसने आज तक वेदांत को इतना गुस्से में नहीं देखा था, जिस वजह से वो डर से थोड़ा कांप भी रही थी। वेदांत ने निखिल को बुरी तरह से पंच मारना शुरू कर दिया था। निखिल को तो पता ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी ददर से चिक निकल रही थी, नाक से खून बहने लगा था। वैधी निखिल को दद में देखकर वेदांत का हाथ पकड़ते हुए कहती है, वेदांत छोड़ो उसे, ददा हो रहा है। वेदांत तुम क्यों मार रहे हो। वेदांत ने उसे घूर कर देखा। उसका घूरना इतना खतरनाक था कि वैधी डर से पीछे हट गई। वेदांत ने गुस्से में उसके मुंह पर एक पंच जड़ते हुए कहा, वैधी सिर्फ मेरी है, समझे। इतना कहकर उसने निखिल को धक्का दे दिया। निखिल वेदांत के इतने सारे दमदार पंच सह नहीं पाया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गया। वेदांत का गुस्सा देखकर तो वैधी की आंखों से आंसू बहने लगे और ऊपर से उसके नेचर के हिसाब से वो किसी को ददा में नहीं देख सकती थी, जिस वजह से वो घुटनों के बल बैठकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए बोली, है निखिल, होश में आव। उसकी नज़र हैरान खड़ी नीति और मीरा पर चली गई। उसने उन दोनों को आवाज लगाते हुए कहा, नीति, मीरा इधर आओ, इसे हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद करो। ये सुनकर तो वेदांत का गुस्सा और बढ़ने लगा, क्योंकि वैधी उस निखिल की फिक्र कर रही थी। ये देखकर उसने गुस्से में वैधी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। वैधी के अंदर ना जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। उसने वेदांत के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वहां खड़े सब ये देखकर हैरानी से वैधी को देखने लगे, जिसने आज तक एक चिट्ठी नहीं मारी थी। उसने वेदांत पर हाथ उठा दिया था। वेदांत की आंखें गुस्से लाल हो गई थी। आज पहली बार किसी ने उस पर हाथ उठाया था, जिससे उसका ईगो हटा हो गया था। वैधी ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, एक तो तुमने उसे बेवजह इतना मारा और अब हॉस्पिटल ले जाने के बजाय। वो इतना ही बोल पाई थी कि उसने वैधी को कसकर कमर और गर्दन से पकड़ते हुए अपनी ओर खिंचा और उसके होठों पर अपने होठ रख दे। ये देखकर तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। नीति और मीरा तो वेदांत के गुस्से से इतना डर गई थी कि वो दोनों अपने कदम भी हिला नहीं पा रही थी। वैधी उसे खुद से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वेदांत की स्ट्रेंथ के आगे उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। उसकी आंखों से झर झर कर आंसू बहे रहे थे। वो ना चाहते हुए भी पैनिक करने लगी थी। उसके जहन में कुछ यादें ताज़ा होने लगी थी। वो वेदांत को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वेदांत इतने गुस्से में था कि अपनी पकड़ उस पर टाइट कर रहा था, जिससे उसे ददा हो रहा था। जब वेदांत को लगा कि वैधी सांस नहीं ले पा रही है, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही वैधी घेरी घेरी सांसें लेने लगी। उसने यहाँ वहाँ देखा जहाँ अब तक स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए थे। उसने अपनी आंसू भरी नज़रों से वेदांत को देखा और वह वहाँ से भाग गई। वेदांत को भी अब जाकर एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वो तुरंत वैधी के पीछे भाग गया। 2-3 स्टूडेंट्स निखिल को उठाकर ले गईं। मीरा ने गुस्से में कहा, वेदांत ने ये क्या कर दिया, उसे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर वो उसके पीछे जाने लगी। तभी नीति ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, उसके पंच तूने अभी देखे नहीं, हम तो एक ही मुक्के में हवा हो जाएंगे। हमें इस वक्त वैधी के पास चलना चाहिए। मीरा ने ये सुना तो अपना थूक निगल लिया। आखिर क्यों आते हैं वैधी को पैनिक अटैक्स।